शाहरुख खान का आलीशान बंगला मन्नत एक बार फिर से सुर्खियों में है और इस बार वजह कोई फिल्म पार्टी या फिर नई डेकोरेशन नहीं बल्कि बंगले में हो रहे रेनोवेशन को लेकर शिकायतें उठी हैं। मुंबई के बांद्रा बस स्टैंड के पास इस बंगले का बीएमसी और वन विभाग की संयुक्त टीम ने हाल ही में निरीक्षण किया और 20 जून 2025 को बीएमसी और वन विभाग के अधिकारी मन्नत पहुंचे और आरोप था कि बंगले के रेनोवेशन कार्य में तटीय नियम क्षेत्र के नियमों का उल्लंघन हो रहा है और एक वरिष्ठ वन विभाग अधिकारी के अनुसार शिकायत मिली थी कि जिसके आधार पर साइट का निरीक्षण किया गया और जल्द ही रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को सौंपी जाएगी। बीएमसी के एच वेस्ट वार्ड के बिल्डिंग और फैक्ट्री डिपार्टमेंट और बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के अधिकारी भी इस कार्रवाई में शामिल थे। वहीं शाहरुख खान के मैनेजर ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सारा काम पूरी तरह से नियमों के मुताबिक चला है, आवश्यक अनुमतियां ली गई हैं। डीजीसीए का बड़ा एक्शन देखने को मिला है, जहां पर एयर इंडिया में क्रू शेड्यूलिंग और साथ ही रोस्टिंग से जुड़ी लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए 3 वरिष्ठ अधिकारियों को सभी संबंधित जिम्मेदारियों से हटाने का निर्देश दिया गया है। खबरों की माने तो ये तीनों अधिकारी ऑपरेशन चूक के लिए जिम्मेदार पाए गए हैं और अब इन्हें किसी भी क्रू मैनेजमेंट वर्क से दूर रखा जाएगा। डीजीसीए ने एयर इंडिया को ये भी निर्देश दिया है कि इन अधिकारियों के खिलाफ अंतरिम अनुशासनात्मक कार्रवाई तुरंत शुरू की जाए और इसकी प्रगति और परिणाम की जानकारी 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट संस्था को सौंपी जाए। ये कदम एयर इंडिया की सुरक्षा और परिचालक मानकों में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में उठाया गया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने 20 जून को अपने आदेश में एयर इंडिया के इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब कार्रवाई शुरू करने को कहा है। इसके साथ ही डीजीसीए के आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों में एयरलाइंस का एक डिवीजन वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एयर इंडिया से 10 दिन के लिए रिपोर्ट देने के लिए कहा है। 12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से डीजीसीए ने ये बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए ने एयर इंडिया से कहा है कि वो अपनी शेड्यूलिंग प्रक्रिया में सुधार करे ताकि भविष्य में इस तरह की चूक दोबारा ना हो। डीजीसीए ने ये भी साफ कर दिया है कि उड़ान सुरक्षा को लेकर अब कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा। 12 जून को हुई इस भयानक विमान दुर्घटना में विमान में सभी सवार यात्रियों की जान चली गई थी। ये हादसा तब हुआ जब टेक ऑफ के दौरान विमान का संतुलन बिगड़ गया और वहां पास के मेडिकल कॉलेज की इमारत से टकरा गया और इस घटना में मेडिकल कॉलेज के मेंस में खाना खा रहे कई डॉक्टरों की भी जान चली गई और इस भयावह हादसे ने न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने का फैसला स्थायी रूप से लिया है और अब ये संधि बहाल नहीं की जाएगी। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने इस समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया है, इसीलिए उसे अब वो पानी नहीं मिलेगा जो पहले उसे मिल रहा था। एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कहा है कि नहीं, ये संधि कभी बहाल नहीं होगी। अंतर्राष्ट्रीय संधि को एक तरफा रद्द करना आसान नहीं होता, लेकिन हमें इसे निलंबित करने का अधिकार था और हमने वही किया। उन्होंने बताया कि ये संधि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति और प्रगति के उद्देश्य से की गई थी, लेकिन अब उसकी शर्तें ही टूट गई है, उसका औचित्य समाप्त हो चुका है। 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ कड़ा कदम उठाना शुरू कर दिया है और इस हमले में 26 पर्यटकों की जान गई थी, जिसमें भारत में गुस्सा और दुख की लहर काफी देखने को मिली और इसके तुरंत बाद ही सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था और कई कूटनीतिक फैसले लिए गए, जैसे कि पाकिस्तानी नागरिकों को निष्कासन भी किया गया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे कश्मीर में शांति की बाधित करना और युवाओं को भटकाने की साजिश बताया। उन्होंने कहा कि पहलगाम हमला जानबूझकर किया गया ताकि कश्मीर में बढ़ते पर्यटन को रोका जाए और वहां के युवाओं को विकास के रास्ते से हटाया जा सके, लेकिन घाटी के लोग अब पहले से ज्यादा भारत के साथ खड़े हैं। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। सीएम नीतीश कुमार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन देने की बात कही गई है। सभी लाभार्थियों को जुलाई महीने से पेंशन बढ़ा दी जाएगी। उन्होंने इस बात की जानकारी खुद अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट की है। उन्होंने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं, वृद्धजनों और दिव्यांगजनों को अब हर महीने 400 रुपये की जगह 1100 रुपये पेंशन मिलेगी और सभी लाभार्थियों को जुलाई माह से पेंशन बढ़ी हुई
दरों पर मिलेगी। सभी लाभार्थियों के खाते में ये राशि महीने की 10 तारीख को भेजना सुनिश्चित किया जाएगा। इससे 1 करोड़ 9 लाख अभ्यर्थियों को काफी मदद मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार ने यह भी कहा है कि वृद्धजन समाज का अनमोल हिस्सा है और उनका सम्मानजनक जीवन यापन सुनिश्चित करना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। राज्य सरकार इस दिशा में निरंतर प्रयासशील है। चुनाव से पहले ही सीएम नीतीश कुमार की ये घोषणा सरकार के लिए बिहार चुनाव में काफी कारगर साबित हो सकती है, क्योंकि विपक्ष आम लोगों का मुद्दा उठाते हुए इन योजनाओं को लेकर अक्सर सरकार पर हमलावर था और अब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राशि को दोगुना से भी ज्यादा कर दिया है, जो गरीब और असहाय तबके की जीविकों के लिए काफी हद तक मददगार साबित होगी। पटना में एयर इंडिया की फ्लाइट शनिवार को सुबह यात्रियों को लेकर एयरपोर्ट पहुंची और ये प्लेन बेंगलोर से पटना पहुंची। इसके साथ ही प्लेन लैंड होने के बाद से अनाउंसमेंट किया गया कि 4 नंबर बेल्ट पर लगेज आएगा। यात्री जब 4 नंबर बेल्ट पर पहुंचे तो वहां लगेज नहीं मिला और यानी कि प्लेन बिना लगेज के ही पहुंच गया। एयर इंडिया की ओर से यात्रियों को बताया गया कि वजन ज्यादा होने की वजह से लगेज प्लेन में नहीं रखा गया है और इसके बाद से प्लेन में सवार 180 यात्री हंगामा करने लगे। एयर इंडिया के ग्राउंड स्टाफ और CISF के जवानों ने यात्रियों को शांत करवाया और कई जगह पैसेंजर भी थे, उन्होंने दूसरी फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन लगेज नहीं आने के कारण उन्हें काफी परेशानी हुई। एयरपोर्ट स्टाफ ने यात्रियों को शांत कराने की पूरी कोशिश की। CISF के जवानों ने भी स्थिति को नियंत्रण में रखने में मदद की। एयर इंडिया ने यात्रियों को भरोसा दिलाने के लिए उनका सामान जल्द से जल्द उन तक पहुंचा दिया जाएगा, लेकिन यात्रियों को गुस्सा शांत नहीं हुआ और पिछले कुछ समय से पटना एयरपोर्ट पर ऐसी घटनाएं लगातार बढ़ रही है। इससे यात्रियों में काफी नाराजगी देखने को मिली। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मेक इन इंडिया पहल की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 2014 में बड़े वादों के साथ शुरू की गई इस योजना से न तो देश में कारखानों की बाढ़ आई, न ही युवाओं को रोजगार मिला, उल्टा देश की विनिर्माण क्षमता घटकर अब सिर्फ 14% रह गई है और युवाओं में बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर भी बढ़ा है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा करते हुए लिखा कि मेक इन इंडिया में फैक्ट्री बूम का वादा किया था, तो फिर मैन्युफैक्चरिंग रिकॉर्ड निचले स्तर पर क्यों है? युवाओं की बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है और चीन से आयात क्यों दोगुना हो गया है? मोदी जी का नारा देने की कला आ गई है, लेकिन समाधान देने में वो फेल है। राहुल गांधी ने नई दिल्ली के नेहरू प्लेस में 2 युवा शिवम और सैफ से मुलाकात का जिक्र करते हुए कहा कि ये दोनों कुशल प्रतिभाशाली और मेहनती युवा हैं, लेकिन उन्हें अपने सपनों को पूरा करने का अवसर नहीं मिल पा रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि हम सिर्फ असेंबली करते हैं, बाहर से सामान मंगवाते हैं, लेकिन असली निर्माण नहीं करते। चीन मुनाफा कमा रहा है और हमारे युवा पीछे छूट रहे हैं।